स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आ रहा है। अगर आपको नहीं पता रेमिटेंस क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इस बार खास बात ये आप देख सकते हो कि भारत के पास जितना रेमिटेंस आ रहा है ना, वो चीन से दुगुना है। जितना चीन के पास आ रहा है उससे 2 गुना ज्यादा आपको भारत में मिलेगा। और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो फर्दर नीचे चला गया है, क्योंकि आप पता ही है उसकी इकोनॉमी क्या हालत में है। या आप देख सकते हो, इंडिया अगेन रिसीव्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेमिटेंसेज इन 2023, डबल दैट ऑफ चाइना। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, भारत के लिए स्पेशली यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे यूपीआई वगैरह हो गया। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा जो SIP वाला बैच है दोस्तों, वो कल क्लोज हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरी जो तैयारी है प्रीलिम्स की वो कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो वो हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। इसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे रेमिटेंस का, इसका मतलब होता है सेंड बैक। और अगर हम मनी के टर्म्स में बात करें तो रेमिटेंस का मतलब हुआ इट इज द सेंडिंग ऑफ मनी टू अ रिसिपिएंट हु लिव्स अब्रॉड। मान लीजिए आप अभी भारत में हैं और आपकी नौकरी लग जाती है अमेरिका में या फिर दुबई में या फिर कहीं और किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पर आप कमाते हो। मान लीजिए आप 1000 रुपए कमा रहे हैं, मतलब कि जस्ट एक एग्जांपल, तो उसमें से आपने 600 रुपए भारत भेज दिया और 400 रुपए आपने खर्च कर दिया वहां पर। तो ये जो 600 रुपए आपने भारत भेजा है, इसी को रेमिटेंस कहते हैं। और स्पेशली क्या होता है, जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वो काफी ज्यादा रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उनकी जो GDP है वो काफी हद तक रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसका जो टोटल GDP अगर आप देखोगे तो वो लोग 25% अपने GDP का रेमिटेंसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये काफी हद तक डेवलपिंग कंट्रीज में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव करने में मदद करती है और हमारे इकोनॉमी को भी ग्रो करने में मदद करती है। वैसे अगर हम बात करें इस बार कौन सी वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि रेमिटेंस के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, जैसे कि तजिकिस्तान, उसकी टोटल GDP का 48% ये आपका रेमिटेंस के माध्यम से आता है। टोंगा हो गया, समोआ हो गया, लेबनान हो गया, निकारागुआ हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात करें, देखो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हां, कुछ हद तक है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी GDP का 3.4% ये रेमिटेंस से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत असर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाकी के देशों की तरह जहां पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, अगर रेमिटेंस नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, इसको पहले समझेंगे। बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी की जाती है और उसी तरह से अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जिसके अंदर बताया गया है टॉप 5 कंट्रीज, कई सारे जो कंट्रीज हैं उनके पास कितना रेमिटेंस आएगा। तो यहां पर जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो है इंडिया, फिर दूसरे नंबर पर चाइना नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो है मैक्सिको, फिर है चाइना और फिर फिलीपींस एंड इजिप्ट। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये टोटल रेमिटेंस की बात कही गई है। चाइना के पास कितना आ रहा है, लगभग $50 बिलियन के आसपास, और भारत के पास कितना आ रहा है, $125 बिलियन, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये साफ आप देख सकते हो, ये 2-2.5 गुना ज्यादा चाइना से हमारे पास रेमिटेंस आ रहा है। तो दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, 4th पर है फिलीपींस, लेकिन जो 5th वाला स्पॉट है वो देखने वाला है, क्योंकि पिछले साल क्या था, 5th स्पॉट पर पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब इजिप्ट ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है और इजिप्ट आ गया है 5th नंबर पर और पाकिस्तान फर्दर नीचे चला गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ना कि रेमिटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में यहां पर यह बोला गया है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें ग्रोथ हो रही है, ऑल्दो वो ग्रोथ पहले से थोड़ा सा कम हुई है। देखो, एक होता है बहुत तेजी से बढ़ना, एक होता है बढ़ना लेकिन धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। तो बढ़ोतरी तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक स्लोअर पेस पर ग्रोथ हो रही है, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। मतलब कि
अगर आप सभी कंट्रीज में देखोगे जो काफी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वो आपको भारत देखने को मिलेगा। यह आंकड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में यहां पर 2023 में जो ग्रोथ हुई है वो 3.8% है, 3.8%। और भारत में तो डबल डिजिट की ग्रोथ हुई है। और लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आप देख सकते हो $669 बिलियन का रेमिटेंस आया है। मतलब ये जितने भी कंट्रीज आप ले लोगे ना, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, तो टोटल रेमिटेंस $669 बिलियन देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें पर्टिकुलर रीजन्स की, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से रीजन में हुआ है वो आप देख सकते हो, वो है आपका लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका आपने देखा होगा, उसके नीचे जो लैटिन अमेरिका होता है और जो कैरेबियन जो आइलैंड कंट्रीज हैं आपने देखा होगा, वहां पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस का ग्रोथ हुआ है, लगभग 8%। और दूसरे नंबर पर है साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे आपके साउथ एशिया के अंदर आते हैं। तो साउथ एशिया में लगभग 7.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। और रेमिटेंस फ्लो की अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो टोटल रेमिटेंस है $189 बिलियन। और सोच के देखिए, $189 बिलियन पूरे साउथ एशिया का है, और उसमें से अकेले भारत का कितना है, $125 बिलियन। तो बेसिकली रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साउथ एशिया में ये जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण अकेले है, वो है इंडिया। और इसमें भी बताया गया है कि साउथ एशिया में कुछ देश अच्छा कर रहे हैं और कुछ देश खराब कर रहे हैं। जैसे साउथ एशिया में बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये पॉजिटिव में है, यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। और वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान की, ये आपके डिक्लाइन पर हैं, वहां पर रेमिटेंस में ग्रोथ नहीं हुई है। अब मैं आता हूं स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर। इंडिया सबसे बड़ा रेसिपिएंट बनने जा रहा है फॉरेन रेमिटेंस के मामले में। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पिछले साल भी हम सबसे ज्यादा, पिछले साल इनफैक्ट $111 बिलियन भारत में आया था, और इस बार कितना आ रहा है, $125 बिलियन। ये ग्रोथ आप देख सकते हो। लेकिन देखोगे, अगर आप ध्यान से देखिए, तो 2022 में जो ग्रोथ हुआ था वो हुआ था लगभग 26% का, विच वॉज ह्यूज। लेकिन इस बार ग्रोथ तो हुआ है, मतलब हम 111-12 बिलियन से हम पहुंच गए 125 बिलियन। लेकिन परसेंटेज के टर्म में, ग्रोथ के टर्म में, ये हमारा लगभग 11% का ग्रोथ हुआ है, विच इज गुड नंबर सीइंग। बाकी के अगर आप कंट्रीज देखिए तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है बाकी के मुकाबले। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रोथ देखने को मिला है, इसका कारण क्या है? कई कारण है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यूएस के अंदर टाइट लेबर मार्केट, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, भारत के कई लोग वहां पर गए हैं, जहां पर जिसकी वजह से उन नौकरी पाकर उन्होंने पैसा भारत भेजा है, वापस भेजा है। इसके अलावा यूरोप के अंदर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा हाई इनकम कंट्रीज में, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जो इन्फ्लेशन है, जिसका खतरा लग रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा कमी आई है, जिसकी वजह से वहां पर ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। तो जब भी क्या होता है ना, आप समझिए, डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोप और अमेरिका में जब ग्रोथ अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब भारत जैसे देशों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम वहां पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, और जो पैसा है, डॉलर है, उसको भारत वापस भेजेंगे। इसके साथ साथ भारत ने भी काफी कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हो रहा है। भारत की सरकार ने बेसिकली क्या किया है कि और पैसा लोग भारत में भेजें। मतलब कि जो लोग जो डॉलर्स भेज सकते हैं, जैसे हमारे एनआरआईज हो गए, जो भारत से गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा डिपॉजिट भारत के अंदर करें। ऐसा नहीं है कि वो अपना डिपॉजिट अमेरिका में ही करें, उनको अपना सारा जो पैसा का डिपॉजिट है उसको भारत करना चाहिए। उसके लिए सरकार कई स्कीम्स लेकर आई है, सरकार ने इंसेंटिव्स दिया है। सरकार ने यह कहा है कि आप जब भी चाहो पैसा भारत के बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, और जब भी चाहे आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अमेरिका में पैसा जमा करता है बैंक के अंदर, तो हार्डली उसको 1-2%, 3% तक उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी डालोगे पैसा, तो 3.5-4% आपको मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट में डालोगे तो 7-8% मिल जाएंगे, 8%, 9% तक मिल जाएंगे कई बार। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां पर अगर आप पैसा भारत जैसे देशों में डिपॉजिट करते हो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, तो आपको अच्छा यहां पर इंटरेस्ट मिलता है। और इसके साथ साथ सरकार कह रही है हम आपको टैक्स एग्जम्पशन भी दे रहे हैं। तो ये जो कुछ स्कीम्स लाई गई, इंसेंटिव्स लाया गया सरकार के द्वारा, उससे भी लोग अपना पैसा भारत लेकर आते हैं। और 2023 में आप देख सकते हो, सितंबर 2023 तक जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उन्होंने लगभग $143 बिलियन भारत के बैंक अकाउंटों में जमा किया है। और ये सारी चीजें कब हो रही हैं, आप सोच के देखिए। ये तब हो रहा है जब वेस्टर्न कंट्रीज में मुहिम चल रही है माइग्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। जैसे यूके के अंदर आपने देखा ही है, माइग्रेशंस को लेकर कितना हल्ला हुआ है कि माइग्रेशंस उतना नहीं आना चाहिए, लोग नहीं आने चाहिए, हमारे यहाँ नौकरी छीन लेते हैं, ये है वो है। तो उसके बावजूद
बावजूद भी भारत में रेमिटेंस बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें यूपीआई को बहुत सराहना दिया गया है। कहा गया है कि जो डिजिटलाइजेशन है भारत के अंदर उसने फैसिलिटेट किया है कि और ज़्यादा रेमिटेंस भारत के अंदर आए। मोबाइल फोन, डिजिटलाइजेशन, इन सब की वजह से एक रिवोल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से लोग आसानी से पैसा भारत भेज सकते हैं। क्योंकि एक आपको यह भी समझना है, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आपको 5 किलोमीटर दूर बैंक में जाकर पैसा जमा करना है और या फिर घर में बैठे बैठे आप पैसा जमा कर पाओगे, तो कितना आज के डेट में ट्रांजैक्शंस कितना होने लग गया ऑनलाइन। इसका मेन कारण ये डिजिटलाइजेशन है, यूपीआई हो गया, तो इससे लोग घर बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर ये तेजी से बढ़ने लगा है। जैसे कि आपको पता ही है, सिंगापुर का पे नाउ है और भारत का यूपीआई, दोनों को लिंक किया गया और भारत सरकार अमेरिका और कई देशों के साथ इसको फर्दर लिंक करना चाह रही है कि चीजें और आसान हो सके। अब क्वेश्चन ये है, देखो हमने ये तो समझ लिया कि ये पैसा कहां जा रहा है और ये पैसा सबसे ज्यादा कहां से आता है, कौन से देश से आता है। तो जो सोर्स है सबसे बड़ा वो है अमेरिका, नो डाउट। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, काम करते हैं और जो डॉलर्स हैं उसको भारत में भेजते हैं। इसके अलावा यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो जैसे दुबई और यूएई वाला, सऊदी अरब और ये जितने भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, तो वहां पर भी लोग जाते हैं, काम करते हैं। तो ये कुछ टॉप सोर्स हैं रेमिटेंसेस के। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यही है कि भारत में फर्दर आगे आने वाले वर्षों में जो रेमिटेंस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उतना तेजी से शायद नहीं बढ़ पाएगा। 2024 का अगर आप देखोगे अनुमान लगाया जा रहा है तो $135 बिलियन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत में आएगा, जो कि परसेंटेज वाइज काफी कम है ग्रोथ के मामले में। और ये काफी हद तक डिपेंड भी करेगा कि एम्प्लॉयमेंट कैसा रहता है, क्या यूके में माइग्रेशन को के खिलाफ कोई कदम उठता है कि नहीं, यूएस के अंदर क्या होता है, वीजा इशू किए जाते हैं कि नहीं, और गल्फ कॉपरेशन जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर क्या होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ग्रोथ अल्टीमेटली कैसी रहेगी। अगर ग्रोथ अच्छी रहेगी 2024 में तो बेटर रहेगा, लेकिन उसका अनुमान कम है। बताया ज्यादातर यही जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ग्रोथ कम हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ पता लगा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी कौन से ईयर में भारत ने लॉन्च किया था, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर वहां पर नहीं हो, अगर आप तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कई सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर जुड़िए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।